Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is degree of dissociation and dissociation constant of an electrolyte. जैसे कि बेटा अब तक हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने अभी लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, और डिफरेंस या वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, मतलब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को और डाइल्यूशन करने पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। तो आपने उस टॉपिक को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आपने उसमें पढ़ा जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब हम उसका फर्स्ट टाइम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो मैक्सिमम जितना हो सकता है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस में। इज इट क्लियर? यही पढ़ाया था। और थोड़ा सा डाइल्यूशन और करते हैं तो जो बचा कुछ इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं बेटा वो भी अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है वो भले ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है लेकिन एक बार में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। वो भी क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में चेंजेस लाते हैं मैक्सिमम हो जाता है पहली बार में, लेकिन 100% नहीं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे आप वो डिसोसिएशन का रेट बढ़ेगा। तो जो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो टॉपिक है वो यही आपको बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस वे में, मतलब जैसे 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 आपने सोल्यूशन बनाया फिर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करी तो कितनी बार में कितना परसेंट जो है बेटा वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आया नहीं? अब जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका तो डिसोसिएशन का रेट क्या होता है, कम होता है। जब आप पहली बार सोल्यूशन बनाते हो तो कुछ परसेंट आइन डिसोसिएट होते हैं, जब थोड़ा और बढ़ाते हो डाइल्यूशन तो थोड़े और आइन डिसोसिएट हो जाते हैं। तो सोल्यूशन बनाने पर, डाइल्यूशन करने पर इलेक्ट्रोलाइट है ना, कोई भी आयनिक कंपाउंड कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है और कितना हो जाना चाहिए था टोटल। जैसे हम तो परसेंटेज कैसे करते हैं, आप वही जाइए बेसिक तरीका, जैसे आपके सब्जेक्ट्स में परसेंटेज होती है तो आप क्या करते हो, या आपके जो 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है तो कैसे आता है कि आपके पास मान लीजिए 12th में 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो 100 ईच है तो टोटल कितना बन गया 500, ठीक है। लेकिन आपने उसे मार्क्स कितने ऑब्टेन करे जी, मान लो 500 में आउट ऑफ 500 आपने 450 मार्क्स ऑब्टेन करे तो क्या होता है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन क्या होता है, टोटल मार्क्स ही तो होता है ना। इज इट क्लियर? तो ये आपकी और इनटू 100 ये परसेंटेज बन जाती है। तो सेम इसी वे से जब आप उसको डाइल्यूट करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बेटा सोल्यूशन बनाते हो तो उसके कितने टोटल तो इतने मतलब 100% डिसोसिएशन क्या है वो तो टोटल है। क्लियर हो गया भाई? और लेकिन टोटल तो नहीं हुआ, वो कितना हुआ, ठीक है नहीं, तो वो उस टाइम जो आपका तो इन दोनों का जो रेशियो होता है कि किसी कंसेंट्रेशन पर हमारा कितना डिसोसिएट हुआ, गिवन कंसेंट्रेशन पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ और टोटल इतना हो जाना चाहिए था। तो उस टोटल के कंपैरिजन में उस कंसेंट्रेशन पे जो है, समझ में आ गया? और आप जानते हो बेटा आइंस पे क्या डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला देखो मैं साइड में लिख देता हूं। अभी तो एक्चुअली मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है ना, और इसके फॉर्मूले ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल लिखा जो इन दोनों से रिलेटेड है। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है ना, हम वो किस फॉर्मूले के थ्रू ये वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्लियर? और हमारे पास ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा सोल्यूशन के चैप्टर में भी, जब वॉन्ट ऑफ फैक्टर आया था याद करिए बेटा, और उसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टॉपिक आता है और डिसोसिएशन कौन है, सेम वही चीजें हैं बट वो सोल्यूशन में है या इलेक्ट्रोलाइट पे है। वहां कोई सॉल्यूट था, वहां सॉल्यूट और सॉल्यूशन के टर्म में था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है और उसके आइंस के टर्म में डिसोसिएशन है, बस इतना सा अंतर है। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए कोई सी कंसेंट्रेशन पे मान लीजिए वो 90% आइन में टूटा, तो मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम जो गिवन कंसेंट्रेशन है उस पर 90% आइंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसेंट्रेशन। और 100% डिसोसिएशन पे आप क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसेंट्रेशन पे। आप चाहे इसको लिख लो बेटा, चाहे आप लैम्डा एम जीरो लिख लो, बात तो बराबर है। तो गिवन ये आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है कि देखो हमारे पास टोटल 100% आइन कब बनते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। और उस टाइम जो आपकी
मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गए टोटल आ गए नीचे, क्लियर है पॉइंट। और हमारे पास ये जो लैम्डा सी है ये क्या है, जो आपकी कंसंट्रेशन है गिवन, जिस कंसंट्रेशन का आप सॉल्यूशन बना रहे हो उस कंसंट्रेशन पर कितने इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हुए, और उन आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से बेटा क्या कंडक्टिविटी डेवलप हुई, ये हमारी क्या कहलाती है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन रेशियो ऑफ लिमिट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये हमारी कहलाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सा है, आप इसके फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं, बच्चे कई बार गलती करते हैं, कभी ये वाली चीज ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो आप वो अपने सब्जेक्ट वाली चीजों पे जाओ, टोटल नीचे आता है ना, मार्क्स ऑफ 10 ऊपर आते हैं। ऐसे ही बेटा 100% आइन, मैक्सिमम आइंस होंगे वो नीचे आए, गिवन कंसंट्रेशन पे 100% नहीं होंगे, वो एक धीरे धीरे लास्ट में आएंगे, तो जो गिवन कंसंट्रेशन पे वो कम है वो ऊपर आएंगे। बस सिंपल साइज तरह से आप याद रखो। तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हुआ बेटा, तो यहां तक का आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी ऐसे एक फॉर्मूला होता है, उसको के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, के बेस में ए, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट और वो फॉर्मूला होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, या आप सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहाँ सी क्या है बेटा, उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन, जिस कंसेंट्रेशन पे आप, जैसे मान लीजिए आप 20% आपने डाइल्यूट किया, फिर 30% किया, तो 20% डाइल्यूट करने पर उस सॉल्यूशन की कोई कंसेंट्रेशन होगी इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, समझ में आ गया? नहीं, वही मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होता है, कंसेंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में होती है। तो वो कंसेंट्रेशन सी क्या है, कैपिटल सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द गिवन या गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट विच यू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? वो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की जिसपे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना चाहते हो। इज इट क्लियर? तो ये वो हो गई। और उस टाइम पे अल्फा क्या है, कितने परसेंट आयन डिसोसिएट हुए हैं, वो उस बेसिस पर हम अल्फा निकाल लेंगे। तो ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 में, यही फॉर्मूला सोचिए आप सॉल्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं जब वन टू फैक्टर के न्यूमेरिकल्स आए हैं। क्लियर पॉइंट? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप जहां भी पढ़ोगे बेटा आपको यही फॉर्मूला काम आएगा डिफरेंट चैप्टर्स में। क्लियर? बस वो अल्फा निकालने का तरीका बदल जाएगा, सॉल्यूशन में अल्फा निकालने का तरीका दूसरा था, है ना, और यहाँ हमारे पास दूसरा है, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे थे बेटा, है ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में, है ना, वो आइंस में नहीं टूट रहे, आइंस में भी टूट रहे थे कुछ, है ना, समझना। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, एसोसिएशन में नहीं टूट। चलिए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का और बेटा अल्फा की वैल्यू अब देखिए, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के टाइम पे मैंने आपसे क्या कहा है, हमेशा बेटा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो गिवन चीजें हैं उसको लिखना चाहिए, ठीक है, और एक उनको यूनिट देखना चाहिए, सबकी यूनिट सिमिलर है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले दो बातें मैं करनी होती हैं। अब आप देखो एक टेम्परेचर है 298 केल्विन, इस पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.5 एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या दे रखी है आपको बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द CH3COOH सॉल्यूशन वो आपको दे रखी है 0.1 कैपिटल M, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो आपको ये दे रखी है क्या, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। समझे? क्लियर? इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो बेटा, इसको हम 0.1 मोल पर लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई कैपिटल M का मीनिंग क्या होता है, मोलर। मोलर का मीनिंग अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या बनेगा, 0.1 मोल्स पर लीटर। इज दैट क्लियर? चलो, तो एक चीज तो आपको ये गिवन थी कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अगली दे रखी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास कप्पा, ठीक है। तो आपको कप्पा भी कितनी दे रखी है बेटा, 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गया? अब आपको पता करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा आपको पता करना है, कह रहे आपको अल्फा पता करना है, और क्या पता करना है बेटा, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के ये भी आपको पता करना है। साथ में एक चीज दे रखी है, इफ इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक चीज आपको और दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो आपको कितनी दे रखी है बेटा, 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। जो जो चीजें दे रखी थी हमें, कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दे रखी थी, हमने वो लिख ली,
हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है बेटा, वो लिख ली, हमें अल्फा और ये निकालने हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। अब आप सीधी सी बात पे आते हैं बेटा, हम भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट तो तब पता कर पाएंगे, चलो कंसंट्रेशन तो हमें दे रखी है, बट हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता। ठीक, अल्फा कहां से निकलेगा जी, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको दे रखा है, हमें लैम्डा एम सी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा लैम्डा एम सी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी बराबर होता है के इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, यही होता है, और ये यहाँ पे मोलैरिटी के टर्म में होगा। इज दैट क्लियर? चलो आप देखो यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट है। क्या सोचने वाला पॉइंट है, मतलब कहने के चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, गिवन वैल्यूज के साथ साथ में हमें उन्हें यूनिट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर? तो अब हमारे पास ये कंडीशन है बेटा कि देखो जो के की यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट में सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर में है। तो इनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, मैंने के अकॉर्डिंग हमारे पास, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी जब इसके न्यूमेरिकल कराए थे तब भी याद करो, आपसे कहा था कि के की यूनिट के बेसिस पर हमें कंसंट्रेशन की यूनिट लेनी पड़ती है। ठीक है, और मैंने वहां चेंज करके भी दिखाया था, याद करिए, इस हिसाब से करके दिखाया था। 1 लीटर बराबर आपके पास क्या होता है बेटा, 1000 ml होता है। याद आया कुछ? ये 1 लीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 ml में। 1000 ml को लिख सकता हूं मैं भाई 10⁻³ हो गया, और ml इक्वल टू होता है cc, है ना, मतलब cc, और cc हमें क्या लिखा जाता है बेटा, 1 लीटर बराबर बन गया आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। याद आया बेटा आपको कुछ? तो हम 1 लीटर की जगह, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ भी कर सकते हैं। अब आप इसका अगर यूनिट कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0.1 मोल्स तो यहाँ आ गया बेटा, और ये बन गया 1 लीटर। और 1 लीटर को हटा के मैं क्या कर दूं, इसमें 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, और इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻³ मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर बदल जाएगी। तो आपको समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से हमने इसकी, अब आप क्यों करा हमने कि बेटा, क्योंकि हमें इसकी यूनिट्स में चेंजेस है। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी मुझे कि अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेते हो तो यहाँ पे 1000 हट जाता है, ठीक है, और अगर आप लीटर या ml में वॉल्यूम ले रहे हो तो ये 1000 रहता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम किस में लेंगे, आपका कंसेंट्रेशन कैसे निकलेगी, मोल पर लीटर या मोल पर ml। तो अगर हम ml या लीटर में लेते हो तो ये था, याद करो कहाँ आता है, v जब हम ml में लेते हैं तभी तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है। आप मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स में जाओ, मोलैरिटी इन सब में जाओ। मोलैरिटी में जब हम मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेते हैं तभी तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जब हम मोलैरिटी में जब वॉल्यूम हम ml में लेते हैं तभी तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो ml भी हमें लीटर ml तो एक बात हो गई, मतलब लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं। तो लीटर में या ml में जब कंसेंट्रेशन दे रखी होगी, समझना है, मतलब वॉल्यूम दे रखा होगा और उसके बेसिस पे जो कंसेंट्रेशन निकलेगी बेटा, तब तो हम 1000 का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तब हम 1000 का यूज नहीं करते, इसको याद रखना, है ना। तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा एम सी इक्वल टू के अपॉन सी कंसेंट्रेशन। समझ में आ गया बेटा? इसको याद रखना। मैं देखो दोनों तरफ से आपको वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा, दोनों तरफ से आपको एक सिमिलर सी आएगी, फिर उसका एक वो भी दिखाऊंगा आपको क्या होगा। चलो पहले हम ये निकालते हैं। तो हमारे पास देखो लैम्डा एम सी के अपॉन ये बना, तो के की वैल्यू हमें कितना दे रखी है ना, 0.00163, ठीक है, ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर इनवर्स। सी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 0.1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर माइनस क्यूब। सही है बेटा? आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेटा ये जो लैम्डा एम सी की वैल्यू आपको मिलेगी, ये आप कर लीजिए। देखो बेटा ये 10⁻³ है, ये आपके ऊपर और जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पावर पॉजिटिव, 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 0.00163 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा बेटा 4 का मतलब 4 से आप करोगे तो ये 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, आप देखो वही 1 2 3 4 16.3 बन गया। ठीक है बेटा? तो आपकी ये चीज आ गई 16.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपकी बन गई कौन, लैम्डा एम सी। ठीक है बेटा? अच्छा, लैम्डा एम सी को एक वे से और निकाल के देखता हूं, जो भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। लैम्डा एम
C इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन आपने कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है जब ये आपको ml या उसमें हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, जब आपके पास ml या उसमें होता है। तो अब देखो आप अगर यहाँ पे ये चीज पुट करोगे, क्लियर है पॉइंट, तो आप देखो क्या करते हो, K की वैल्यू आपने कितनी लगाई 0.00163 इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन की वैल्यू। डायरेक्टली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप सीधे ये लगा दो, है ना भाई, आपने 0.1 लगा दिया सीधे सीधे, ठीक है, आपने सीधे वैल्यू पुट कर दी 0.1, ये वाली नहीं करी, ठीक है, नहीं हमने ये नहीं, हमने कोई कन्वर्जन नहीं करा सेंटीमीटर वाला, हमने सीधे लगा दिया बेटा ये वाली वैल्यू। तब भी देखो आंसर तो यहाँ से यही है, ये चीज आएगा पावर ऊपर, और आपके पास 4 हो गए तो अभी भी आपका क्या बन गया 16.3 बन गया। तो वैल्यू तो दोनों बराबर आई, पॉइंट मेरा समझ रहे हो? क्लियर पॉइंट। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, अभी आप देखना लैम्डा एंड सी की वैल्यू तो दोनों जगह बराबर आ गई। अब देखो हमें दिक्कत कहाँ है, हमें दिक्कत यहां पर है कि अगर आपने इस तरीके से वैल्यू निकाली तो यहां पे इसकी यूनिट किस टर्म में आएगी, एमएल या लीटर की टर्म में आएगी। अब लैम्डा एम सी की यूनिट तो लैम्डा लीटर या एमएल की टर्म में, और जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा इसमें देखो ये है ना 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक जगह तो मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी यूनिट पे सेंटीमीटर आ रहा है, समझ में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है, और एक यूनिट बेटा जो आप निकाल रहे हो लैम्डा एम सी वाली, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है आपके पास, है ना, उसमें आपके पास लीटर आएगा। तो दो अलग बातें हो जाएंगी, इसकी यूनिट अलग, इसकी वॉल्यूम की यूनिट इसमें तो सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें आप लीटर या एमएल लगाओगे, तो यहां से अल्फा की वैल्यू गड़बड़ाएगी नहीं। आगे पॉइंट समझ में, इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन, भाई अल्फा यहाँ वैल्यू पुट करनी है, जो यूनिट इसकी होनी चाहिए वो यूनिट इसकी होनी चाहिए। इसकी यूनिट में सेंटीमीटर दे रखा है तो हमें लैम्डा सी की वैल्यू में भी, एम की वैल्यू में भी सेंटीमीटर रहना चाहिए, और सेंटीमीटर कब आएगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सब समझ में आया बेटा, ये एक मेन चीज होती है। चलो मेन ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बच्चे डायरेक्टली 0.1 वैल्यू लगा देते हैं बिना उसमें कन्वर्ट करे हुए, ठीक है, तो उसका मेन दिक्कत बस वहां आके पड़नी है। चलो जी बेटा, तो इस तरीके से हमने लैम्डा सी निकाल लिया। चलो अब हमारे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हमने अल्फा की वैल्यू बराबर क्या होता है ना, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये होता है। अब इसकी वैल्यू लगाइए, लैम्डा एम सी बराबर क्या बनेगा 16.3, और लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको दे रखा है 390.7, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बन गया, अच्छा इसमें मुझसे थोड़ा सा एक आ गया, लैम्डा एम ये आप, हाँ इसकी यूनिट बनेगी -2 और मोल इनवर्स, क्योंकि है ना वो यहाँ पे यूनिट है। अब हमारे पास 390.7 आ गया। अब आप बेटा इसकी वैल्यूज लगाओ, 16.3 को डिवाइड करोगे 390.7 से तो आपको आंसर मिलेगा 0.0417। तो आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आपका अल्फा आ गया, ये इज इट क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू आई 0.0417। आए समझ में? देखो सीधा साधा आपने डिसोसिएशन में अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा कहाँ से पता चलेगा, ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने लैम्डा एम से निकाल लिया, लेकिन लैम्डा सी की यूनिट भी किस टर्म में होनी चाहिए, इस टर्म में, क्योंकि जो यहाँ दे रखी है पहले से। तो हमने लैम्डा एम सी बराबर के इंटू सी, याद रखना जब हम सेंटीमीटर में करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि वो वाला काम नीचे यहाँ हो ही गया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। इसको कन्वर्ट करके ये आ गया, तो लैम्डा एम सी हमने निकाल लिया, लैम्डा एम इनफाइनाइट हमें दे रखा है बेटा, है ना, इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास अल्फा आ गया। अब जब अल्फा आ गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा, क्या है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब वैल्यू सी की वैल्यू क्या दे रखी है ना, वो आपने कन्वर्ट करी थी बेटा किसमें, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, क्लियर। इंटू में क्या आ गया आपके अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई है 0.0417 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0417, क्लियर है पॉइंट। अब आप इनको पहले उसका स्क्वायर करना बेटा, उससे मल्टीप्लाई और 1 में से उसको डिडक्ट करके आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या बन जाएगा 1.74, है ना, 1.74 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, मोल इंटू सेंटीमीटर, है ना, क्यूब। तो इस तरीके से आपके सामने बेटा जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये के ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी, ठीक है। आप घर पे मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेन पॉइंट क्वेश्चन समझ में आया,
कि भाई के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, वो गिवन है, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकलेगा, लैम्डा एम सी और लैम्डा एम इनफाइनाइट से। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है, लैम्डा एम सी हम निकाल लेंगे, लेकिन निकालने से पहले इसके यूनिट में हमें इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया पहले ही सेंटीमीटर। समझ में आ गया, सिंपल सा है। तो इस तरह देखो मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, ये जो कॉलराश लॉ है ना, कॉलराश लॉ के लॉ एक न्यूमेरिकल लॉ पे था, एक उसकी एप्लीकेशन पे था, एक हमारा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और हमारा। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। तो आपको या तो इस कॉलराश वाले पोर्शन से, या जो डाइल्यूशन वाला पोर्शन है, मतलब वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी है ना, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब मोलर इन मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे, थ्योरी के 2 टॉपिक पढ़ाए थे, है ना। या तो वहां से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, या इस कॉलराश से, ये श्योर है यहाँ इन पूरे पोर्शन से। समझ में आ गया, 2 थ्योरेटिकल फैक्ट्स से और ये 2 न्यूमेरिकल चीजें, 3 न्यूमेरिकल वाले हैं, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके, इस तरीके से बेटा हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।